दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हम आपसे लगातार बात करते रहे हैं और उनसे किस तरह निपटने की ज़रूरत है, इस बारे में भी हमारी और आपकी बहुत बात होती रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हरजीत सिंह, जो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं और जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को संरक्षण की जो ज़रूरत है उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होती है, जो वार्ताएं होती हैं और इस बारे में जिस तरह की नीति बनाने की ज़रूरत है, उन वार्ताओं में हरजीत सिंह खुद और उनकी संस्था शामिल रही है। हरजीत जी, आजकल आप बॉन में हैं, जर्मनी के शहर बॉन में। यहाँ पर जो 5 जून से लेकर 15 जून तक अहम बैठक हुई है संयुक्त राष्ट्र की, ये तैयारी थी जो इस साल दुबई में जलवायु सम्मेलन होना है। मुख्य मुद्दा क्या था? बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। ये हर साल ये मीटिंग होती है और इसकी महत्ता ये है कि हम जब जाते हैं एनुअल कॉन्फ्रेंस में तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस हैं, तो टेक्निकल लेवल पे उसको अभी से उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं, जो फॉसिल फ्यूल, जो ईंधन जिसका इस्तेमाल हुआ है, जो एमिशंस हुए हैं, जी, उसको फॉसिल फ्यूल मतलब जो डीजल, पेट्रोल और कोयला है। हम बिल्कुल बिल्कुल आसान शब्दों में बता देते हैं। बिल्कुल। जी तो कैसे, क्योंकि जो मेन कारण है वो वही है जलवायु परिवर्तन का, तो कैसे उन एमिशंस को कम किया जाए और कैसे जो तबाहियां हो रही हैं उसकी तैयारी की जाए, जिसको हम अनुकूलन बोलते हैं या अडेप्टेशन बोलते हैं। और जो अभी पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि जो तबाहियां बढ़ी हैं उससे लोगों के साथ जो क्षति हो रही है, चाहे उनका घर तबाह हो रहा है या खेती खराब हो रही है, तो कैसे उनको मदद दी जाए कि वो उस से उभर पाएं। और उसके लिए, जिसको हम लॉस एंड डैमेज बोलते हैं क्लाइमेट नेगोशिएशन में, तो वो भी एक चर्चा का विषय था। लेकिन इन सब से जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है फाइनेंस, क्योंकि जो अमीर देशों की जिम्मेदारी है विकासशील देशों को मदद देना, वो तभी हो पाएगा जब वो मदद ठीक से उनके पास पहुंचेगी। तो फाइनेंस बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। जी। हरजीत जी जो कहना चाह रहे हैं कि जो विकास है, विकास जिसको हम कहते हैं, सड़कें बनाना हो या उद्योग धंधे खड़े करना हो, सब में कार्बन का उत्सर्जन होता है और कार्बन के उत्सर्जन से हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सॉल्यूशन है पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकना। तो मतलब जीवाश्म ईंधन यानी डीजल, पेट्रोल, कोयला, इसको कम जलाना। लेकिन अगर ये तरक्की का आधार है तो पश्चिमी देशों ने तो तरक्की कर ली, लेकिन अब गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, भारत है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, एशिया के बहुत सारे देश हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनके विकास के लिए जो ज़रूरी है उसमें अमीर देश मदद करें। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, श्रोताओं को, कि जब वो कन्वेंशन बना 1992 में, तो हमको पता था कि यही फॉसिल फ्यूल, जिसको हम तेल, गैस और कोयला का नाम देते हैं, ये इसको जलाने से हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर था। लेकिन इनका कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं है, ना तो फॉसिल फ्यूल वर्ड का और ना तेल, गैस या कोयले का। पेरिस एग्रीमेंट जो बना उसमें भी इन शब्दों का कोई भी समावेश नहीं है। हम ये बात करते हैं कि हम जो उत्सर्जन है उसको कम करेंगे। तो अभी 2021 में जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ, पहली बार फॉसिल फ्यूल वर्ड का इस्तेमाल किया गया। मैं इसलिए इस बात को खास तौर से कह रहा हूं क्योंकि जो इस साल की कॉप है वो यूएई में है, दुबई में। दुबई में है। जी। और यूएई जो देश है, वो उसकी सारी तरक्की हुई है उस तेल फॉसिल से। तेल से। जी। तो और हम उस पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कॉप जो है, खैर हम पोलैंड में भी गए हैं जो कोयले पे निर्धारित है काफ़ी हद तक, लेकिन इसने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट से ही आगे बढ़ा है वो देश। और तो एक बहुत एक विचित्र बात भी है कि हम ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा तेल निकाला गया है, और तेल ही सब बहुत बड़ा कारण है इस पूरे जलवायु परिवर्तन का। तो क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, तो वो भी एक चर्चा का विषय है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जब हम बातचीत करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो हमें सभी मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है कि कारण क्या है जलवायु परिवर्तन के, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे कैसे जूझा जाए। जी। आप कह रहे हैं कि दुबई में इस बार जलवायु सम्मेलन होने वाला है। दुबई जिसकी चमचमाती इमारतें, जिसकी चमचमाती तरक्की पूरी दुनिया देखती है, वो उस तेल पर ही आधारित है बिल्कुल जिससे जलवायु परिवर्तन को बढ़ता है या उसको बढ़ने में मदद मिलती है। तो आप कह रहे हैं कि जो तेल का गढ़ है उससे कह रहे हैं कि तेल कम निकालो। बिल्कुल। और उससे ये बात मनवाना
कि सारे देश जो जिनकी निर्भरता है उन फॉसिल फ्यूल पे, तेल पे, गैस पे और कोयले पे, वो कम हो, और आप भी कम करो और आप ही लीडरशिप लो वो कम कराने में, तो मतलब उनके लिए तो ये काफ़ी सुइसाइडल मूव हो सकता है कि उनकी खुद की इकॉनमी पे उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारा जो दबाव है पूरा यही है कि एक प्लान के तहत होना चाहिए। देखिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप आज बंद कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को एनर्जी मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, वो उसी से मिल रही है। तो एक प्लान होगा हमारे पास में, इसीलिए इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी एक देश अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकता है, तो इसलिए सबका साथ में आना ज़रूरी है। जी। जलवायु का परिवर्तन सबके लिए समस्या है, क्योंकि हमने ज़मीन पर तो हम बॉर्डर खींच सकते हैं कि ये भारत है, ये जर्मनी है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, लेकिन जलवायु और बिल्कुल। पर्यावरण सबका एक साझा है। मान लीजिए, हवा अगर मेरे देश की खराब होगी तो बह के दूसरे देश में भी जाएगी, वो नहीं रुकेगी कि बॉर्डर है। सही बात। तो मतलब ये और साझा एक पूरा क्लाइमेट सिस्टम भी है कि अगर एक जगह उत्सर्जन हो रहा है तो हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम पे फर्क पड़ रहा है, और तबाहियां देखिए आप हर जगह हम देख रहे हैं। पहले ये सबसे ज्यादा विकासशील देशों में थी, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ज्यादातर विकासशील देश वहां पर हैं। लेकिन इस वक्त कनाडा में देखिए आप कैसे जंगल धू धू कर रहे हैं, कैसे स्पेन में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे हमने इटली में तबाहियां देखी हैं अभी, तो सब तरफ है। और भारत में भी जैसे हमने देखा कि बारिश मॉनसून से पहले इतनी बारिश पहले शायद नहीं होती थी। मतलब पिछले साल भी हमने देखा कि गर्मी जल्दी पड़ने लग गई भारत में, जिससे जो गेहूं की फसल तैयार होनी थी, जो दाना तैयार होना था, वो विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि गर्मी बहुत जल्दी पड़ने लग गई। और इस साल जैसे हमने देखा कि कई इलाकों में मॉनसून के पहले की बारिश, जब गेहूं कटने की बारी आती है तो तब बारिश पड़ने लग जाती है, और बहुत तेज़ बारिश, जिससे सब कुछ प्रभावित हो रहा है। मतलब जो मौसम का पैटर्न है वो आप भी देख रहे होंगे कि आजकल जिस तरह की गर्मी भारत में पड़ रही है, तो उसमें भी लगातार तपिश बढ़ती जा रही है। तो ये जो बदलाव है पूरी दुनिया में, स्पेन देख लें, कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, एशिया, यूरोप, सब जगह है। इससे निपटने के लिए प्रॉब्लम तो हमें पता है कि प्रॉब्लम है। आप क्या देखते हैं जब बातचीत होती है, पूरी दुनिया भर के लोगों से बातचीत होती है, और उन लोगों से जो नीतियां तय करते हैं, कितने गंभीर हैं, और क्या रास्ता ढूंढने की जो गंभीरता चाहिए वो है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो अमीर देश हैं, जिन्होंने औद्योगिकरण शुरू किया आज से 150 साल पहले, वो पूरा इसी ईंधन से हुआ है। पहले कोयला था, फिर तेल, और अभी गैस पे उनकी निर्भरता सबसे ज़्यादा है। तो जो जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि आपने कहा ना, ये पूरा एक क्लाइमेट सिस्टम है, और अगर आपने ज़्यादा एमिशंस किए हैं, ज़्यादा उत्सर्जन किया है, तो जिम्मेदारी भी उनकी बनती है जिन्होंने ज़्यादा उत्सर्जन किया है, और उस उत्सर्जन से ही उनका विकास हुआ है। और आपके पास तकनीक भी है, आपके पास पैसा भी है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है। और इसी को सुनिश्चित किया गया था 1992 में, जो अग्रीमेंट हुआ, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कि अमीर देशों की जिम्मेदारी है। लेकिन 30 साल बाद भी हम देखते हैं कि अमीर देशों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। उसका अब असर ये है कि जो विकासशील देश हैं, खासतौर से जो बड़े विकासशील देश हैं, उनके ऊपर दबाव ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो औद्योगिकरण है अभी पिछले 30-40 साल से शुरू किया है, चाहे वो अब भारत की बात करें, चाहे वो चाइना हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, तो दबाव उन पे सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो तबाहियां हैं वो सब तरफ हो रही हैं, और जो छोटे देश हैं, जिनको हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, या जो आइलैंड नेशंस हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और उनके पास पैसा नहीं है इन तबाहियों से उभरने का। हम अगर भारत की भी बात करें तो बिपोर जॉय इस वक्त जो गुजरात में तूफान जो गुजरात में हिट कर रहा है, वो देखिए वो अरेबियन सी से आ रहा है, जो कि एक बहुत ही वहाँ से उतने साइक्लोन नहीं आते थे। तो इस वक्त हम तबाही सब तरफ देख रहे हैं, और जो गरीबी है वो और बढ़ जाएगी अगर इस तरह से तबाहियां होती रहीं तो। थोड़ा सा और आसान भाषा में हम अपने देखने वालों को समझाना चाहेंगे। जैसे घर में होता है ना कि एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, अगर पूरी दुनिया को एक घर हम माने, बिल्कुल। तो हर घर में कोई किसी की अच्छी नौकरी लग जाती है, किसी की उतनी अच्छी नहीं लगती, एक भाई गरीब, एक भाई अमीर। लेकिन अगर पूरे घर को तरक्की करनी है तो अमीर भाई को गरीब भाई की मदद करनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल यह है कि आपकी इतनी बात होती है, जो दुनिया के अमीर भाई हैं, यानी अमीर देश हैं, वो गरीबों की मदद करने के लिए कितने तैयार दिखते हैं अभी, या कितनी बात आगे बढ़ी है? देखिए, बात तो फाइनेंस की बहुत समय से हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। इसीलिए जो आपने अभी उदाहरण दिया उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग समता की बात करते हैं, और वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, समान रूप से सबको काम करना है। तो इस अग्रीमेंट में एक पूरा प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है, लेकिन कौन कितना करेगा वो अलग है। वो निर्भर करता है कि आपके पास कितना पैसा है और आपका क्या रोल रहा है क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को लाने में, उस पर प्रभाव डालने में। इसलिए अमीर देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने अब तक उस तरह से नहीं दिया है। 2009 में पहली बार $100 बिलियन देने की बातचीत हुई थी कि वो 2020 से देना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक वो थोड़ा थोड़ा देंगे। आज अगर हम बात करें तो वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। पिछले साल उन्होंने कहा हमने करीब 80 के आसपास किया है, फिर कहा हमने 82, अगले साल 82 किया है, अभी भी 100 के पास नहीं पहुंचे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो पूरा पैसा दिया गया उसका 70% जो है वो लोन है, वो ऋण है। इसका मतलब यह है कि आपको देना तो ग्रांट चाहिए था, दे देना था वो पैसा, ना कि वापस लेने के लिए, ताकि वो देश नीतियां बना सकें, टेक्नोलॉजी ला सकें या अनुकूलन कर सकें। लेकिन आप तो लोन दे रहे हो। तो एक तरफ तो आपने पहले उस समस्या को खड़ा किया पूरी दुनिया के लिए, अब आप कह रहे हो समस्या से जो निवारण आपको करना है उसके लिए हम आपको ऋण देंगे। सबको करना मिलके, सबको मिलके करना है। जिम्मेदारी सबकी है। समस्या खड़ी करने में भले ही आपका उतना हाथ नहीं था, फिर भी लेकिन सबको उसको करना है। सुलझाने में आपका योगदान होना और आप चाहिए। उसको सुलझाइए भी, और हमसे ही ऋण लेके सुलझाइए, तो बाद में भी उसकी कमाई भी हमको दोहरी कमाई होगी उसकी। क्या उम्मीद है आपको दुबई के सम्मेलन से? देखिए, दुबई में इस बार काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं उस पर निष्कर्ष निकलना है। एक बड़ा मुद्दा है ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। जो हम अनुकूलन की बात कर रहे हैं उसके टारगेट क्या होंगे, इंडिकेटर क्या होंगे, कैसे हम कहेंगे कि लोग तैयार हैं। उसके लिए कुछ आंकलन करना होगा। तो वो टारगेट और आंकलन का पूरा जो एक सिस्टम है उसको बनाने की बात हो रही है। दूसरा एक मुद्दा जो हमने अभी बात करी कि लॉस एंड डैमेज के फंड को बनाने की ज़रूरत है। जो बात तो होगी, लेकिन उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। हम बात ये भी कर रहे हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल्स जो है तेल, गैस और कोयले से अगर दूर जाना है, और इकोनॉमीज़ उस पर डिपेंडेंट हैं, वर्कर उस पर डिपेंडेंट हैं, लोगों की नौकरियां हैं, तो कैसे हम उससे दूर जाएं, लेकिन एक प्लान तरीके से जाएं, जिसको हम जस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं। उस पर एक नया कार्यक्रम को शुरू करना है। एमिशंस को हमें कम करना है, उत्सर्जन को कैसे एक प्लान तरीके से कम करना है, उस पर भी बातचीत होनी है, एक वर्क प्रोग्राम चल रहा है। और इन सब चीज़ों को जोड़ करके जो बात है कि कैसे हम फाइनेंस को दें। और आज हम 2023 में ये भी तय हुआ था कि एक पूरे पेरिस अग्रीमेंट के आंकलन को किया जाए, और हर 5 साल पे कैसे देखा जाए कि हम सही ट्रैक पर हैं कि नहीं हैं। उसको हम जीएसटी बोलते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक, वो भी इस साल शुरू होना है। तो इस बार दुबई का जो कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी अलग है पिछले कई सालों से, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है और एक नए नए दौर की चीज़ें शुरू होनी है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी, हम भी कोशिश करते हैं अपने तमाम वीडियोस के जरिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक कराएं। आपका क्या तजुर्बा है? आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए कि जलवायु के मुद्दों को लेकर पहले के मुकाबले कितनी जागरूकता आई है। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरी बात को लोगों तक पहुंचाने में, और आसान भाषा में पहुंचाने में। पहले हम लोग इन चीज़ों को किताबों में पढ़ा करते थे, लेकिन अब तो जो जलवायु परिवर्तन है वो असली ज़िंदगी की चीज़ है। किस तरह से बारिश का कम होना, ज़्यादा होना, तबाहियों का आना, जिस तरह से अभी तूफान बढ़ गए हैं या बाढ़ ज़्यादा हो रही है, उनको जोड़ करके जब मीडिया में बताया जाता है और हम लोग भी अपनी चर्चाओं में उसके बारे में बात करते हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि कुछ अलग हो रहा है। तबाहियाँ पहले भी आती थी, इतनी ज़्यादा नहीं आती थी और इतनी तीव्र नहीं, इतनी सीवियर नहीं होती थी। तो कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो लेकिन क्या कारण है उसके, मुझे लगता है जागरूकता बहुत बड़ी है इसको लेकर के, लेकिन अभी भी काम कम हो रहा है। नीतिगत स्तर पे काम कम हो रहा है, लोगों के स्तर पर कि अब उनको क्या भूमिका निभानी है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को और ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंटेशन पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों की आपने बात की, तो आप क्या सजेस्ट करने वाले हैं हमारे देखने वालों को कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमारे देखने वाले कर सकते हैं ताकि इस पृथ्वी को बचाने में योगदान दे पाएं? आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कम ऊर्जा का इस्तेमाल। और वो ऊर्जा का इस्तेमाल चाहे हम बिजली के से जोड़ के देखें, या हम कौन से वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या हम साइकिल यूज़ कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, या हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर का सबका अपना प्रभाव है।
तो कितना हम उसको कम कर सकते हैं वो एक बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हम खाना क्या खा रहे हैं, अगर हम लोकल खाना खा रहे हैं तो हम उत्सर्जन कम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बहुत दूर से आ रहा है, चल कर तो आ रहा चल कर आ रहा है, तो उसका जो हम लोग बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपनी जीवन शैली को देखने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार की भूमिका इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि सरकार उसको एनेबल करे कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, साइकिलिंग ट्रैक्स बने होंगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर अच्छे गार्डन होंगे तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। लोकल खाना उसको आप मशहूर कीजिए, लोगों को अवेलेबल कीजिए, लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो अवेयरनेस की ज़रूरत भी है और उस एक तंत्र को उस तरह से काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार की भूमिका भी और सरकार की और एक नागरिक की, दोनों की के काम का और दोनों का एक समावेश बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इस पर अपनी भूमिका निभाएं। तो पर्यावरण सबका है, ये पृथ्वी सबकी है, इसे बचाने की जिम्मेदारी जितनी सरकारों की, नीति निर्माताओं की है, उतनी हमारी और आपकी और हम जैसे सब आम लोगों की भी है। तो अपने पर्यावरण के बारे में आप भी सोचिए कि कार की बजाय कोशिश करिए कि साइकिल से जाएं, और साइकिल नहीं है तो पैदल भी जाने की सोच सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी सड़कों को इस काबिल भी बनाना होगा कि हम उन पर पैदल चल सकें या साइकिल चला सकें। तो काम बहुत बड़ा है, पृथ्वी को बचाना कोई इतना छोटा काम तो है नहीं, लेकिन अगर हम सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो शायद हम इस लक्ष्य को पालेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपने हमें देखा, बहुत शुक्रिया। अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। धन्यवाद।